ओके स्टूडेंट, तो लास्ट क्लास में उन्होंने आरआरबी ग्रुप डी 2022 का जो आपका साइंस का पेपर जो था उसको डिस्कशन कर रहे थे। यहाँ पे हमारा जो सेट था ये सेट 4 कंप्लीट हो चुका था, ये हमारा सेट 5 है। और इस डेट में सेकेंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था, जो पेपर था उसमें जो साइंस का जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये है कि दो तार है, दो तार A और B। ठीक है, दो तार A और B एक पदार्थ से निर्मित है और उसकी लंबाइयाँ समान है किंतु अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है। ठीक है, उनकी लंबाई समान है लेकिन अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल A का जो वैल्यू है वो क्या है आपका भिन्न भिन्न है। यदि तार A का प्रतिरोध तार B के प्रतिरोध के 9 गुने, यानी कि जो इसका प्रतिरोध है, यानी कि मान लीजिए A का हम मान रहे हैं R1 से, तो इसका क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा, यानी कि 9R2 के बराबर हो जाएगा। यानी बोल रहा है यहाँ पे तार A का प्रतिरोध तार B के 9 गुने के बराबर है, तो तार A की त्रिज्या का अनुपात बताइए। ठीक है, यहाँ पे आपको त्रिज्या का अनुपात बताना है। ठीक है, तो एक फार्मूला था, हम बताए थे आपको R इक्वल्स टू रो एल बाई, यहाँ पे रो एल बाई, देखिए एक फार्मूला था R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ठीक है, ये था आपका, ये था रो एल बाई ए, ये फार्मूला आपको बताए थे। अब यहाँ पे आपको देखिए दो तार दिया गया, आप क्या करेंगे यहाँ पे आप इसको R1 कर लेंगे, इसको क्या करेंगे आपको A1 कर लेंगे। ठीक है, तो रो एल बाई ए। ठीक है, अब जो A है वो क्या कर रहा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यानी A किसके बराबर हो जाएगा, जो एरिया है पाई आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है आपको जो है यहाँ पे त्रिज्या अलग अलग दिया गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब R1 आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा रो एल बाई पाई R1 स्क्वायर, ये हो जाएगा R1। ठीक है, इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। इस तरह से क्या करेंगे R2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रो एल बाई पाई R2 स्क्वायर, ये हो जाएगा R2। ठीक है, यहाँ से ये R1 का ये आपका ये R2 हो जाएगा रेजिस्टेंस में। इसके बाद से देखिए कह रहा है कि ये इसके 9 गुना बराबर, यानी कि जो R1 है ये इसके R2 के 9 गुना के बराबर है। जो R1 का जो है ये 9 गुना बराबर है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे अलग से, देखिए ये जो है कि यहाँ पे ये बोल रहा है R1 इक्वल्स टू 9R2। ठीक है, तो आप देखिए R1 की वैल्यू ये है, R2 की वैल्यू ये, इसको बराबर कर देंगे तो जब बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा रो एल, ये इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो रो एल बाई पाई R1 स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर से क्या करेंगे, ये हो जाएगा रो एल बाई पाई R2 स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखिए अब ये है 9 गुना, तो यहाँ से आप 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 गुना R2 के बराबर, इसमें अब 9 से गुणा करेंगे तो ये 9 रो एल बाई पाई R2 स्क्वायर। अब इसके बाद से जब आप देखेंगे कि यहाँ से देखिए ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, रो एल से ये रो एल कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा 1 बाई R1 स्क्वायर, 1 बाई R1 स्क्वायर। ठीक है, 1 बाई R1 स्क्वायर, और ये बचेगा 9 बाई R2 स्क्वायर, ये बचेगा। अब इसके बाद से अब क्या करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा R2 स्क्वायर बाई ये हो जाएगा R1 स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 9 बाई 1। इसको जब R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर करेंगे, R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर, तो ये बचेगा 1 बाई 9। फिर यहाँ से इसका जो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये R1 बाई R2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई 3। ठीक है, तो R1 यहाँ पे, अब इसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा R1 R2 का जो आपका जो रेशियो बनेगा, क्या बनेगा अनुपात 1:3, ये बनेगा। ठीक है, तो ये आपको पूछ रहा था त्रिज्या का जो है अनुपात बताइए, ए की त्रिज्या का अनुपात, तो कितना बनेगा, ये बनेगा 1/3। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 1/3। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है कि दो तार ए और बी एक पदार्थ से निर्मित है। ठीक है, लंबाई समान है किंतु अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ पे ए का जो वैल्यू था आपका पाई आर स्क्वायर जो होगा एरिया, इसके बाद से यहाँ पे आप पाई R1 स्क्वायर, ये R1 का कर देंगे, R2 का कर देंगे, और इसके बोल रहा है कि 9 गुने के बराबर है, यानी R1 जो है 9 गुने के बराबर है, तो यहाँ पे आप इस तरह से करेंगे 9 गुने के बराबर R1 इक्वल्स टू 9R2। इसके बाद इसको बराबर कर देना, बात ये आपका कैलकुलेशन है, यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1:3 में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। देखेंगे इस डेट में आपका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, तो इसको एक बार ट्राई करिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे विद्युत धनात्मक तत्व आपको बताना है, इसमें से कौन है। ठीक है, तो आपको है यहाँ पे एलिमेंट मैग्नीशियम दिया है, ये आपका सीजियम दिया है, सोडियम दिया है, कैल्शियम दिया है। ठीक है,
तो सर्वाधिक जो होता है ये आपका किसका होता है, सीजियम का। ठीक है, सीजियम जो होता है ये आपका सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व होता है। ये आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, एस ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर ये क्या होता है, ये होता है 55। ठीक है, और एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मतलब वेट कितना होता है इसका, ये होता है 132। ठीक है, 132 होता है एटॉमिक वेट। अब ये आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है 55, एटॉमिक वेट इसका 132 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका विद्युत धनात्मक तत्व, सर्वाधिक जो विद्युत धनात्मक तत्व है। ठीक है, एक और होता है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। ठीक है, ये क्या होता है आपका, जो हैलोजन फैमिली के एलिमेंट होता है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। तो इसका कितना सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता 3.98 होता है। ठीक है, क्लोरीन का कितना होता है, ये होता है 3.16, ब्रोमीन का 2.96 होता है, और आयोडीन का होता है 2.66। ठीक है, ये आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। फ्लोरीन कितनी है, क्लोरीन कितनी होती है 3.16, ब्रोमीन के 2.96, आयोडीन का 2.66। ठीक है, ये होता है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। ठीक है, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ये सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है। ठीक है, और यहाँ पे विद्युत आपको धनात्मक पूछ रहा है, तो धनात्मक सीजियम का होगा। ठीक है, और सीजियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर इसका 55 होता है, एटॉमिक वेट 132 होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया सांकेतिक रूप से संयोजन अभिक्रिया को प्रकट करता है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया क्या कहलाता है, ये कहलाता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक, ठीक है, रिएक्जेंट मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, प्रतिफल बनाते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो देखेंगे दो या दो से अधिक जो आपका प्रोडक्ट है, जो अभिकारक है, ये इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, यहाँ देखिए ए है, बी है, अभिकारक फर्स्ट ए है, अभिकारक बी है, यहाँ प्रोडक्ट बना रहा है, उत्पाद जो है प्रतिफल आपका सी बना रहा है, तो ये आपका क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया होगा, ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी, ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पे सी बन रहा है, अभिकारक जो उत्पाद है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो यही इसमें पूछ रहा था कि इस चारों रिएक्शन में कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो संयोजन अभिक्रिया को संकेत, यहाँ पे जो है आपका सांकेतिक रूप से संयोजन अभिक्रिया को प्रकट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण उदाहरण है। ठीक है, हाइड्रोजन और ये कि H2 प्लस O2 ये क्या बनाता है, वाटर बनाता है, वाटर H2O। देखिए यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, इसको बैलेंस करेंगे तो ये दो हाइड्रोजन हो जाएगा, दो ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन, इसको भी आप क्या करेंगे, यहाँ बैलेंस कर देंगे, 2H2 प्लस O2 कितना हो जाएगा आपका, ये आपका बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए जो अभी जो हम देखे हैं वहाँ पे, जो पिछला क्वेश्चन देखें वो भी क्या होगा आपका संयोजन अभिक्रिया होगा। आप देखेंगे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए ये आपका अभिकारक ए है, अभिकारक यहाँ पे बी है, ये क्या बना रहा है, एक उत्पाद यहाँ बना रहा है, प्रतिफल आपका एक मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे अगर हम उदाहरण देना चाहें तो यही, यहाँ पे उदाहरण अगर देना चाहें तो यही होगा कि 2H2 प्लस O2 बराबर किसका बनेगा, ये 2H2O। ठीक है, ये बनेगा वाटर, यहाँ पे वाटर बन रहा है। ठीक है, तो यही इसका उदाहरण होगा। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल में ये आपका होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये आपका था कि इसमें से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जल का निर्माण का उदाहरण क्या है, तो ये आपका हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि प्रतिरोधकता रो वाले, यहाँ पे प्रतिरोधकता रो वाले जो है यहाँ पे धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता है, प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता कितनी है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए यहाँ पे आप कह रहा है कि 4 बराबर भागों में काटा जाता है, तो यहाँ पे जो प्रतिरोधकता होती है रो, ठीक है, ये आपके पदार्थ के प्रकृति पर, जो पहला होता है कि ये पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ के प्रकृति पर। ठीक है, और दूसरा जो होता है ये आपका होता है तापमान पर। ठीक है, तापमान पर ये निर्भर करता है। ठीक है, ये और ये पदार्थ के प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कई इसको बराबर भागों में काटेंगे, इस पर नहीं होगा, लेकिन ये क्या होगा, इसका जो प्रतिरोधकता होगी वो सेम ही होगी, रो होगी, क्योंकि ये दो चीज़ पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। इसको कितने भागों में काटे इस पर वो निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, तो इसका रो ही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ प्रतिरोधकता की जो मात्रक होती है ये क्या होती है आपका, ये ओम मीटर होता है। ठीक है, ओम मीटर, इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पे इसका जो मात्रक होगा ये क्या होगा आपका, ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे है कि ये है क्वेश्चन कि इसमें खाली स्थान है कि इसमें से किसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो यहाँ पे देखिए पहला आपका बेकिंग सोडा है, इसका फार्मूला क्या होता है NaHCO3, ये आपका बेकिंग सोडा होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, ये होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4.1/2 यहाँ पे हाफ H2O, ये आपका होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऐसे ये होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O। ठीक है, ये आपका होता है जिप्सम का फार्मूला। ऐसे धावन सोडा का होता है, ये होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये आपका होता है आपका धावन सोडा। ठीक है, अब ये हो जाएगा जिप्सम। अब इसको आप देखिए यहाँ पे इसका है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, तो ये क्या होता है आपका जिप्सम होता है, इसका आपका आंसर हो जाएगा जिप्सम। ठीक है, जिप्सम का जो नाम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और जब जिप्सम को आप क्या करेंगे, यहाँ पे 393 केल्विन से ज़्यादा तापमान पे 393 केल्विन से ज़्यादा ताप पे जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O यहाँ पे आपका बनता है। ठीक है, ये कैल्शियम सल्फेट है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, जब इसको 393 केल्विन से ज़्यादा इसको जब ताप पे गर्म करेंगे तो ये बनेगा कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, और इसका जो नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये होगा आपका जिप्सम का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है। ठीक है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है, तो आवर्धन क्षमता किसके होता है, ये होता है आवर्धन क्षमता जो होता है इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, m से। ये किसके बराबर होता है, V/U के। ठीक है, आवर्धन क्षमता m से रिप्रेजेंट करते हैं और V/U के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा V/U। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया यहाँ पे कि एक गोली दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। ठीक है, एक गोली दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो गोली दर्पण के बारे में सही कथनों की पहचान कीजिए। ठीक है, तो गोली दर्पण के बारे में हम लाइट चैप्टर में अच्छे से पढ़े हुए हैं। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े तो जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बारे में हम समझाए थे। तो यहाँ पे गोली दर्पण के बारे में आपको बोला कि सही कथन बताइए, तो ये एक दर्पण अवतल होता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे गोली दर्पण क्या करता है, एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है और दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो 2 और 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। ठीक है, 2 और 3 दोनों यहाँ पे होगा। ठीक है, तो दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है और इसकी फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है, ये है आपका किसी तारे की स्थिति में। ठीक है, तो तारा होता है, इसकी स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है, यहाँ प्रतीत होता है थोड़ा थोड़ा, जो तारे होते हैं। ठीक है, तो उसके जो है यहाँ पे स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका कारण क्या होता है। ठीक है, तो इसका कारण क्या होती है, भौतिक जो उसका परिवर्तन है, भौतिक स्थिति उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, जो तारे टिमटिमाते हैं उस वो किससे होता है कि जब आप वायुमंडल में जब प्रकाश का वेग जब जाता है। ठीक है, तो जो प्रकाश का वेग जब विभिन्न परतों से वहाँ पे जब आपको जब जाता है तो उसका क्या होता है, जो प्रकाश होता है उसका आपका अपवर्तन होता है। ठीक है, तो जब प्रकाश का अपवर्तन होगा तो उसका जो वेग होता है, प्रकाश का जो वेग होगा वो आपका घटता है, बढ़ता है। ठीक है, तो ये जो घटना बढ़ने का जो यहाँ पे जो आपका प्रतीक होता है वो क्या होता है, इसी कारण से क्या होता है, जो तारे होते हैं वो आपका टिमटिमाते हैं। ठीक है, तो उसका जो भौतिक परिवर्तन होता है इसी कारण से। तो इसमें यही पूछ रहा है कि तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा जब परिवर्तन यहाँ पे होता प्रतीत होता है तो इसका कारण क्या होता है। तो इसमें देखिए गैसों के मिश्रण से बना होता है, ये भी नहीं होगा। वायुमंडल की भौतिक स्थितियाँ स्थिर रहती है, बदलती है। देखिए यहाँ पे ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियाँ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाए, क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियाँ बदलती रहती है। ठीक है, इस तरह से इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से किस समूह, ठीक है, के सभी यौगिक समान समजाति श्रेणी से संबंधित है। ठीक है, तो समान समजाति श्रेणी से क्या होता है कि उसमें जो उसका फार्मूला होता है वो आपका जो है समान होता है, जो उसका सूत्र होता है समान होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है। तो जब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये आपका ऑप्शन नंबर बी है कि C3H8 C4H10 C5H12। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे इसमें समान सूत्र हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका C3H8 है। ठीक है, इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे C बॉन्ड C। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, इस कार्बन का जो ऑक्टेट पूरा हो गया। इसके बाद देखिए ये हाइड्रोजन यहाँ पे, ये हाइड्रोजन यहाँ पे, ये 3 हाइड्रोजन यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर होगा C3H8 का।
ठीक है। इसी तरह से आपको C4H10, ठीक है, C4H10 इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन 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 कार्बन, ये 3 बॉन्ड इधर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये C4H10 का है, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे कि आप जो देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए C5H12, ठीक है, C5H12, तो ये हो जाएगा C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर ये हाइड्रोजन, ठीक है, फिर यहाँ पे आपको 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन और 3 3 6 9 3 12, तो ये हो जाएगा आपका C5H12, ठीक है। आप देखेंगे इसमें C5H12 का जो स्ट्रक्चर है, इसमें आप देखेंगे कि इन तीनों में आपको CH2 का अंतर दिखाई देगा, CH2, ठीक है। इसमें जो है इससे ज़्यादा आपको CH2 इसमें बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पे H2 आप निकालेंगे तो कितना बनेगा, इसमें से C निकालिए H2 निकालिए, ये निकालेंगे तो कितना बनेगा, एक कार्बन कम हो जाएगा तो ये C3 और ये हो जाएगा H8, यहाँ पे क्या है C3H8। इसमें से अगर आप निकालें CH2, अगर इसमें से निकालें CH2 तो कितना बनेगा C4H10, जो कि यहाँ पे है आपका, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये समान सूत्र द्वारा ये होते हैं, ठीक है, और इसमें CH2 का अंतर है। तो इस तरह से क्या होगा, ये समान समजाति श्रेणी से संबंधित होता है, जिसको समान सूत्र होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है, स्ट्रक्चर बना के इसको यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो ये था आपका स्ट्रक्चर C3H8 C4H10 और ये आपका C5H12, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है, ये है कि कीटोन समजाति श्रेणी के प्रथम, ठीक है, कीटोन समजाति श्रेणी के प्रथम एवं तथा द्वितीय सदस्य क्रमशः हैं, ठीक है। तो कीटोन का फार्मूला क्या होता है, ये आप देखेंगे, ये होता है कीटोन का जो फार्मूला होता है ये होता है RCR डबल बॉन्ड, ठीक है, ये आपका कीटोन का फार्मूला होता है, ठीक है। अब आपको कि प्रथम एवं द्वितीय सदस्य, ये प्रथम सदस्य आपका प्रोपेनेन होता है, द्वितीय क्या होता है ब्यूटेनोन होता है, ठीक है। तो प्रोपेनेन के लिए क्या है, मेथिल ग्रुप जो होता है CH3 ये जोड़ देंगे, और यहाँ पे एक साइड में जैसे मान लीजिए ये आपको जो आप इसको जो करेंगे आप, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे CH3, ठीक है, बॉन्ड CH3, ठीक है, डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्रोपेनोन हो जाएगा, ठीक है, प्रोपेनोन। अब यहाँ पे आपको फिर से है आपका कि जो द्वितीय सदस्य है ये आपका ब्यूटेनोन होता है। तो ब्यूटेनोन के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक साइड है वो आपको मेथिल रहेगा, दूसरा जो साइड होगा वो C2H5 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे CH3, यहाँ पे जो ये R है, ठीक है, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड C2H5, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा ब्यूटेनोन, ये इसका दूसरा सदस्य होता है ब्यूटेनोन, ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्यूटेनोन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा CH3 C2H5, यहाँ सॉरी यहाँ C2H5 C डबल बॉन्ड O यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है, जो कि कीटोन का फार्मूला ये होता है R डबल बॉन्ड C बॉन्ड R, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे C बॉन्ड O। तो इस तरह से ये आपका जो प्रथम सदस्य ये होगा ये आपका प्रोपेनेन, द्वितीय सदस्य आपका क्या होगा ब्यूटेनेन, ठीक है। इसको इस तरह से आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि मेंडेलीव के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है। आवर्त नियम के अनुसार जो है मेंडेलीव के क्या है आपका कि तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका जो है इनका स्टेटमेंट था कि यहाँ पे तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं, ये मेंडेलीव, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि एक प्रकाशिक उपकरण Y की फोकस दूरी धनात्मक है यदि Y एक क्या है, ठीक है। तो यहाँ प्रकाशिक दूरी जो इसकी धनात्मक है तो Y क्या होगी, या तो उत्तल लेंस होगा या उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, या तो उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और लेंस का जो फार्मूला होता है क्या होता है, लेंस फार्मूला ये होता है आपका 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। ये आपका v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, प्रतिबिंब दूरी। ये आपका क्या होता है, वस्तु की दूरी, ये जो u होता है वस्तु दूरी है, ठीक है, वस्तु की दूरी। और ये क्या होती है, फोकस दूरी होती है, f जो होती है फोकस दूरी, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या तो उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कास्टिक सोडा का उपयोग समानतः इनमें से नहीं होता है, ठीक है।
कास्टिक सोडा का, इसमें से कपड़ा उद्योग में, ठीक है, डिटर्जेंट में, कागज एवं लुगदी उद्योग में, अमोनिया निर्माण में। तो कास्टिक उद्योग का जो यहाँ पे उपयोग नहीं होता है, ये अमोनिया का निर्माण में ये आपका नहीं होता है, ठीक है। और कास्टिक सोडा का जो फार्मूला होता है क्या होता है, NaOH, ठीक है, NaOH ये इसका फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और अमोनिया का जो बनता है ये हैबर विधि द्वारा होता है, ठीक है। यहाँ पे N2 और H2 के रिएक्शन से क्या बनता है, ये देखिएगा, ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है और यहाँ पे NH3 बनता है, ठीक है। NH आपका हैबर विधि द्वारा ये बनता है, हैबर विधि, ठीक है, इसको याद रखिएगा। हैबर विधि द्वारा ये आपका अमोनिया का यहाँ पे बनता है अमोनिया, ठीक है, अमोनिया का निर्माण यहाँ पे होता है। तो इस तरह से कास्टिक सोडा का उपयोग समानतः किसमें नहीं होता है, अमोनिया का निर्माण में इसका उपयोग नहीं होता। कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है, NaOH, ठीक है, बाकी सब में होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है और प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म में इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखे थे। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो है जब उसके कुंडली के पास ले जाता है तो कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, तो प्रेरित धारा के परिणाम को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो क्या होगा इसमें आपका होगा कि कुंडली में फेरों की संख्या वृद्धि करना, ठीक है। तो कुंडली में जब फेरों की संख्या वृद्धि करेंगे तो भी वहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और चुंबक की गति में वृद्धि करना, तो ये भी हो जाएगा। और यहाँ पे कुंडली के तार में प्रतिरोधकता की वृद्धि, ये नहीं होगा। तो 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका आंसर हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है। तो ये था हमारा जो है क्वेश्चन, इसका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 और 2 कि आप क्या करेंगे, कुंडली को फेरों में वृद्धि कर देंगे, चुंबक की गति में भी वृद्धि करके, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड डी दोनों, ठीक है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास, ठीक है। और आज लगभग हम सारे जो क्वेश्चन इसका था, ठीक है, तो क्वेश्चन को सारे यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, जितना भी क्वेश्चन इसमें साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो पूछा गया था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, ठीक है। और एक चीज़ है कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें कुछ क्वेश्चन जो पिछले सेट में कराए थे वो क्वेश्चन नहीं हो पाया है, तो उसको भी हम मर्ज करके उसको करा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।